कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एसबीसी में प्रिडिक्शंस के लिए आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो आपको बता रहे हैं। इसका आप छोटा छोटा एक नोट्स बना सकते हो। सबसे पहला तो कंडीशन ये है एसबीसी में कि जो मेलिफिक प्लैनेट्स हैं आपको ये एक निकालना है। मेलिफिक प्लैनेट कैसे निकालते हैं? दो तरीके से मेलिफिक प्लैनेट्स के बारे में आप जानते हो। उपग्रह और लता। एक तो मेलिफिक प्लैनेट वो हैं जो नैसर्गिक होते हैं, अच्छा। है ना। नैसर्गिक मेलिफिक प्लैनेट्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है मार्स, उसके बाद आता है सैटर्न, इसके बाद आता है राहु, फिर आता है केतु, और क्षीण चंद्रमा जो है ना वो भी मेलिफिक होता है। क्षीण किसको बोलते हैं? कि जब वो दिन सुख कम हो रहा है। जब वो कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के पंचमी तक होता है ना, तो ये क्रमशः क्षीण होता जाता है, जिसमें सूर्य के बिल्कुल पास जाने पे ये एकदम मेलिफिक हो जाता है। या मंगल, शनि, राहु और केतु के साथ जब क्लब होता है तब ये पापी हो जाता है, मेलिफिक रिजल्ट देता है। यही हाल बुध का है। और बेनिफिक प्लैनेट्स के अंदर में जो आ जाते हैं, ठीक है ना, बेनिफिक प्लैनेट्स के अंदर अब यहाँ पे सन जो है ना उसको क्रूर ग्रह बोला गया है, तो ये टेंशन तो देता है, लेकिन इसके साथ बेनिफिट जो रिजल्ट है वो भी आ जाते हैं, मिलते हैं। तो एक बार सन को हम बाहर रखते हैं, मून को पकड़ेंगे। मून अच्छा है, मरकरी अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, और वीनस अच्छा है। तो यदि आप किसी की कुंडली चेक कर रहे हो, लेकिन आपको ये लगता है कि भाई मेरे पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि ये इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट से, यानी कि ग्रह नक्षत्र और उपनक्षत्र से ये अच्छा है कि बुरा है, तो आप नैसर्गिक भी ले सकते हो। लेकिन चार्ट से प्रिडिक्ट करना हमेशा अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि जो ग्रह अच्छे हों, चाहे वो शनि ही क्यों ना हो, उसको आप मेलिफिक मानने से अच्छा है कि अगर वो 1 2 है ना, 4 6 10 और 11 जैसे घर में है, तो ये कॉमर्शियली बहुत अच्छा है। कॉमर्शियली अच्छा है तो मतलब जब ये तिथि का वेदन करेगा, राशि का वेदन करेगा, नक्षत्रों का वेदन करेगा, अक्षर का वेदन करेगा, तो ये आपको मेटेरियलिस्टिक गेन देगा। इसके दो पार्ट है। लेकिन अगर वो छठे घर का मालिक है, राशि स्वामी 8वें घर का है, 12वें घर का है, रोग के घर के मालिक के साथ बैठा है, तो ये साथ में आपको रोग भी दे सकता है। तो ये तो क्वाइट नेचुरल है, पॉसिबल है कि एक आदमी पैसा कमा रहा है और वो बीमार भी है। एक आदमी पैसा कमा रहा है और साथ में उसके लिटिगेशन भी चल रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं, तो आपको आज 1 बाई 1 जो है ना वो समझाते हैं। तो सबसे पहला जो काम करेंगे ना, वो हम लत्ता, उपग्रह, एसएमटी, 88वां पद, ठीक है, ये लेते हैं। लेकिन आपको उसके पहले एक चीज निकालनी है, वो है आपका वेद ऑन बर्थ स्टार। वेद मीन्स एस्पेक्ट ऑफ बर्थ स्टार। जब तक बर्थ स्टार आपका पीड़ित नहीं होगा, तब तक आपको कोई मेजर हार्म नहीं होने वाला है, ना लत्ता से, ना एसएमटी से, ना उपग्रह से, और ना ही 88वें पद से। ये पहला कंडीशन नोट कर लेना आप, कि
कुछ बुरा होने के लिए आपका बर्थ स्टार पीड़ित होना चाहिए। मीन्स कोई उसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो मेलिफिक प्लैनेट, या कोई मेलिफिक प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है। बेनिफिट करेगा तो वो आपको बचाएगा प्रॉब्लम से। जैसे जुपिटर है, वो बर्थ स्टार को एस्पेक्ट कर रहा है और लत्ता लग रहा है आपको, तो क्या करेगा, उसको लत्ता से बचा लेगा, सपोर्ट कर देगा उसको। लेकिन यही शनि, मंगल, राहु या केतु अगर ये बर्थ स्टार को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे। ये तो हो गया पहला। अब इससे एकदम, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही बुरी स्थिति कब होती है, बुरी स्थिति तब होती है नंबर 2 के अंदर, जो डायरेक्शन आपके नक्षत्र की है, राशि की है, अक्षर स्वर की है और तिथि की है, वो डायरेक्शन अगर अस्त हो जाए, अगर वो डायरेक्शन अस्त हो जाए और उस समय में यदि कोई लत्ता या वेधा लग जाए तो क्या होगा, वो 3 महीने की जो स्थिति बनेगी वो विभत्स बनेगी। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बारी को, ठीक है। ये अभी का चार्ट खोला था हमने, आप देख सकते हो 1 जुलाई का है, 19:39 का। ध्यान से देखो। अब जो इसकी तिथि है वो है जया तिथि। तो जया तिथि किधर है, वेस्ट साइड में है ना, वेस्ट में। और मीन राशि है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जब कभी भी सूर्य कृतिका से लेकर के आश्लेषा पे होगा, इस जातक का जो स्वर है और जो अक्षर है वो अस्त होंगे। जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, यानी घनिष्ठा से लेकर के भरणी तक, तब उसका नक्षत्र भी अस्त होगा और उसकी राशि भी अस्त हो जाएगी। जब वो अनुराधा से लेकर के श्रवण में होगा तो उसकी तिथि अस्त हो जाएगी। अब आप देखो, सूर्य अभी चल रहा है आद्रा नक्षत्र में, तो इसका जो स्वर है और अक्षर है ये अस्त हुए हुए हैं 3 महीने के लिए। क्योंकि कृतिका से आश्लेषा तक जब सूर्य निकलता है तो ये जो 2 कॉन्सोनेंट हैं ये अस्त हो जाएंगे। और जब ये अस्त हो जाएंगे तो यदि छठे घर का मालिक पाप ग्रह अगर इसका वेद कर रहा है तो यहाँ पे वो रोग दे देगा, ऋण देगा, कष्ट और परेशानी देगा, और इसको रोक नहीं सकता फिर तो। खास करके जब 2 प्लैनेट वेद कर दें तो निश्चित रूप से परेशानी आएगी ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये अस्त है, यानी कि वो खुद मरा पड़ा है, तो कोई भी मार सकता है आके फिर, ठीक है ना। यहाँ कृतिका से पहले जब वो भरणी से लेकर के जेस घनिष्ठा में था, तब इसकी जो राशि और इसका नक्षत्र जो है वो अस्त था, वो 3 महीना। तो जब नक्षत्र अस्त होता है, नक्षत्र क्या है, सोल है, और राशि क्या है, बॉडी है ना। तो यहाँ पे सर्वाधिक पीड़ा होगी अगर कोई, जब सूर्य इस डायरेक्शन में ट्रांजिट करे उस समय कोई लत्ता, वेधा, एसएमटी लग जाए, उपग्रह लग जाए, तो ये भारी नुकसान देके जाता है। अब आप देखो, सूर्य अगर मघा से लेकर के विशाखा तक है तो ना तो इसकी कोई पंचलक कोई भी अस्त नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सब तो इधर है। तो बहुत कंफर्ट जोन में होगा मघा से लेकर विशाखा तक में अगर सूर्य ट्रांजिट करे इसकी कुंडली में, और उस समय आपकी तिथि का वेदन हो रहा हो,
नाम के अक्षर का वेदन हो रहा हो, स्वर का वेदन हो रहा हो, क्योंकि ये सब उदय हैं अभी, है ना। कॉन्सोनेंट्स का वेदन हो रहा है तो लाइफ के अंदर कंफर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे। सर ये हमने तभी देखना जब सन दशा में एक्टिव होगा। हैं जी? सर हमने ये तब देखना है जब सन एक्टिव होगा ना दशा में। नहीं 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 नहीं, सन का ट्रांजिट जो है, आवाज आ रही है आपको? आ रही सर, आ रही है। अभी बोलना दोबारा। मैं ये पूछ रहा था, सन हमने तब देखना है ना जब ये एक्टिव हो दशा भुक्ति अंतरा में। नहीं, कभी भी हो। सूर्य, पहले सूर्य का गोचर निरंतर चलता रहेगा, उसकी कोई दशा में देखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चलेगा ये डायरेक्शन को अस्त और उदय करता हुआ चलेगा, लेकिन कौन सा प्लैनेट कहाँ पे वेद कर रहा है वो दशा में होना चाहिए। ओके ओके। यहाँ पे कहीं पे भी सन नहीं चल रहा, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि सन चूंकि पूरब दिशा में अभी ट्रेवल कर रहा है, तो इस जातक का नाम का स्वर और अक्षर ये अस्त है। अब जो वेदन होगा, मान्य होगा, वो शनि, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र से होगा। अगर यहाँ पे मान लो बुध या राहु या केतु कहीं पे वेद कर रहे हैं, जैसे राहु यहाँ पे स्वर का वेद कर रहा है, ये मान्य नहीं है क्योंकि वो दशा में नहीं है। अगर यहाँ पे दशा में होता तो भारी पीड़ा देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं वो अस्त हैं और एक मेलिफिक प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है। ये कब आएगा? प्रेडिक्शन की बात अगर हम करें तो यहाँ देखो आप, ये बदलेगा कुछ दिनों के बाद। ये मार्च बदल गया है ना, लेकिन एक दिन के लिए आएगा। ये देखो, ये आया 4 जुलाई और 5 जुलाई, 6 को बदल गया। तो 4 और 5 जुलाई को इस जातक को नुकसान होने की संभावना है। और यदि राहु जो है ना उसका संबंध छठे घर से है तो वो रोग या ऋण से परेशान हो सकता है। अगर 8वें से है तो बॉडी पेन या अप्रत्याशित घटनाओं से परेशान हो सकता है ना। तो आपको राहु का नेचर आपकी कुंडली से पकड़ना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन ये 2 दिन प्रेडिक्शन में आया कि ये चूंकि कॉन्सोनेंट ये दोनों अस्त है और राहु इसका वेद कर रहा है प्राणा लॉर्ड बन के, तो वो 2 दिन नोट कर लो आप। अब यहाँ पे केवल एक ही चीज आई ना, एक ही प्लैनेट ने वेद करा। अगर 2 मिल जाए नेगेटिव तो बहुत बुरा है। 2 मिल जाए। जैसे अब राहु सर, इसको बर्थ स्टार पे कोई भी वेद नहीं था सर। है, बर्थ स्टार पे कोई वेद नहीं है इस टाइम। मैंने 2 बातें लिखवाई आपको अभी। फिर देखो, आप हमेशा अपना जो मैंने पॉइंट 1 में लिखवाया कि पहला है कि बर्थ स्टार का वेद करे, है ना। तो क्या होगा, ये आदमी पीड़ित होगा। और जब दिशा अस्त होगी, यानी कि सूर्य जब पूरब में यहाँ पे चल रहा है और उस समय में यदि उस कॉन्सोनेंट का वेद हो जाए तब वो भारी पीड़ा देता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा दूसरे राज्य पे चढ़ाई तब करते थे जब उस राजा के कुंडली के हिसाब से उसकी राशि और उसका नक्षत्र या उसके कॉन्सोनेंट जो है ना अस्त हुए होते थे 3 महीने के लिए, तब वो चढ़ाई करते थे। सर यहाँ ये तो- क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी सर, कि सर ये कितना इम्पोर्टेंट होता है जो स्वर और तिथि वाला वेद है? बहुत जैसे इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना Equally- हमारा बर्थ है, बिल्कुल उतना सारे important पंच सलग, सारे के ठीक। सारे पंच सलग इक्वली इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों के पास मेरी किताब है सर्वतोभद्र चक्र वाली, उसमें नहीं सर। अब वो, या फिर आपके पास हो कोई और किताब सर्वतोभद्र चक्र की जिसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन दिया है, नहीं तो मैं इसकी फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आज, है ना, कि तिथि के वेदन से क्या क्या होता है नैसर्गिक। वैसे तो चार्ट के अंदर अगर मान लो कोई 2 को इन्वॉल्व करके 5, 8, 12 में जा रहा है तो वो तो नुकसान ही बोलता है धन का। तो ऐसे ऑनलाइन
ऑनलाइन अवेलेबल है बुक? अभी सब मेरा ख्याल है ये आप अमेजोन पे सर्च कर लो, शायद मिल जाए। अब बुक का नाम आप भेज दीजिए ना। कुछ भी नहीं, आप खाली उस पर सर्च करना ना, राइटर के नाम से, एस के अनिल के नाम से, तो सारी बुक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको दो चीजें हैं। पहली बात कि जब किसी का बर्थ स्टार किसी ग्रह से पीड़ित हो, यानी उस पर ट्रांजिट करे या उसका वेद करे, और उस समय में यदि लत्ता, वेधा, एचएमटी, उपग्रह, 88वां पद लग रहा है, तो वो विशेष पीड़ा कारक होगा। खास करके दो कोई भी पीड़ित होने चाहिए। लत्ता के साथ आपका एसएमटी लग जाए, लत्ता के साथ उपग्रह लग जाए, लत्ता के साथ 88वां पद लग जाए, या दो प्लैनेट अलग अलग लत्ता लगा रहे हो, दो प्लैनेट अलग अलग उपग्रह लगा रहे हो, दो एसएमटी लग रहे हो, एक एसएमटी एक उपग्रह, एक एसएमटी या एक उपग्रह और एक 88वां पद, ऐसी कोई भी चीज अगर दो इकट्ठे हो जाए तो उसमें पीड़ा बहुत होती है। 3, 4, 5, 4 और 5 में तो बंदा ही साफ हो जाता है ना। तो वो आप देख सकते हो। और ऐसे में कि बर्थ स्टार जो है वो पीड़ित हो रहा हो और वो दिशा भी अस्त हो, जिस दिशा में आपके कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, तो वो उसकी लाइफ का सबसे वर्स्ट पीरियड होता है। आप इसको नोटिस कर लेना, क्योंकि सूर्य तो नियमित रूप से 4-4 महीने के 3-3 महीने के लिए घूमता है चारों दिशाओं में। तो आप नोटिस करना कि जो कॉन्सोनेंट आपके अस्त हैं और उसमें वेद पढ़ रहा हो बर्थ स्टार के अंदर, और फिर लत्ता और वेधा एसएमटी उपग्रह लग रहा हो, वो आपके लाइफ का सबसे काला दिन है, वर्स्ट है। आप नोटिस करके देखना, ये फेल नहीं होता। अब एक आदमी के पास पैसा बहुत है, उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए तो वो रोएगा नहीं ज्यादा, क्योंकि उसके पास बैक बहुत है ना। तो चार्ट के हिसाब से आपको देखना है कि अगर 6 या 6 से अधिक ग्रहों के अंदर पैसे का संयोग बन रहा है तो वो कंफर्टेबल जोन में है, और यदि कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी गई तो वो बर्दाश्त कर लेगा। तो ब्लंटली प्रिडिक्शन कभी नहीं करते। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? दो बातें मैंने आपको बोली हैं, उसको गांठ मार के रखना। अब अपन क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से इसके बर्थ स्टार का वो लेते हैं, वेद लेते हैं। तो सबसे पहले सर, हाँ जी सर एक छोटी सी बात सन और बता दें सर। सन दे रहा है। सर जैसे हम एसएमटी लेते हैं, किसी का एसएमटी, हाँ अब वो वाले, जैसे अब सूर्य के लिए एसएमटी लेंगे, राहु केतु नौवे में हो तब सूर्य को एसएमटी लगता है, हाँ तो वो हाँ एक्टिव होने जरूरी है सर? सूर्य जरूरी एक्टिव होने? दोनों ही एक्टिव होंगे, मार खाने वाला और मारने वाला। अगर इन दोनों में से कोई एक्टिव नहीं है फिर? काम नहीं करेगा। ओके सर। सिंपल सा लॉजिक है। एक एक मैं आदमी दूसरे सिर्फ को, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अगर एक एक्टिव है दूसरा एक्टिव नहीं है तो एसएमटी लगेगा या नहीं लगेगा? दो गाड़ी है, टक्कर लगनी है तो दोनों तो एक सेम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे होने चाहिए ना। एक हो ही ना तो एक्सीडेंट कैसे होगा? चलो सर, एक बार इसको करेंगे जब प्रैक्टिकल, एक बार करवा देना सर, कैसे सर देखना है। इसका मतलब एसएमटी में जो 2 प्लैनेट्स एक्टिव होंगे वो दशा में भी होंगे, दशा में भी होने चाहिए। तभी वो एसएमटी लगाएंगे। बिल्कुल, यदि मान लो कि जो सूर्य है वहां से 90 भावों के अंदर, 90 नक्षत्र के अंदर राहु चला गया या केतु चला गया, तो दशा के अंदर में राहु और सूर्य का कोई ना कोई दशा चलनी चाहिए, चाहे महादशा हो, चाहे भुक्ति हो, अंतरा हो, सूक्ष्म हो, प्राणा हो। अगर प्राणा में है और एक प्राणा एक दिन इधर चल गया तो वो योग भी खत्म हो गए साहब। जो कुछ भी लिखो उसमें टिक मारो कि जो हमने पढ़ा और समझा वो एकदम एज इट इज है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना। तो एसएमटी में अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका वो नोट करते हैं कि कौन कौन सी दिशा अस्त होगी, कब से कब तक, और उसी ड्यूरेशन के अंदर में कहाँ पे एसएमटी और वो लगेगा। तो एक सिंपल प्रैक्टिस करते हो कि अब केवल प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि लत्ता मालूम है कैसे लगता है आपको, एसएमटी मालूम है,
उपग्रह मालूम है, सब कुछ मालूम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो है ना वो कृत्तिका पे लेके आते हैं सन को। आप लिखो अब ये। अच्छा, मैं क्या चाहूंगा कि कोई डेट ऑफ बर्थ तो टाइम हो, यही का लिख लो आप, यही टाइम ले लो बर्थ का जो मैंने अभी दिया आपको। दिखाऊं कौन सा था, लिखो आप। 1 जुलाई 2021, 1939 ये टाइम है, प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। इसकी प्रेडिक्शन जो है ना वो आप चार्ट के अंदर करके लेना। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे कब आएगा सूर्य कृत्तिका पे। आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिशा अस्त, ईस्ट, पूरब दिशा अस्त हो गई। 11 मई 2021 पूरी दुनिया के लिए। कई लोगों को फर्क पड़ेगा, कई को नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर किसी का कॉन्सोनेंट नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, और हुआ तो पड़ेगा। तो दिशा अस्त हो जाता है 11 मई 2021 को। ठीक है ना। और इस जातक का क्या क्या अस्त हो गया, स्वर प्लस अक्षर, ये दो चीजें अस्त हो गई। तो 11 मई 2021 से कब तक के लिए अस्त रहेगा? 3 महीने। 3 महीने। सोलह तारीख तक, 16 अगस्त, 11 मई से लेकर के 16 अगस्त 2021 तक। ठीक है ना। ये इसका अस्त रहेगा। आपने एक ये निकाल लिया। और दूसरा क्या है, इस डायरेक्शन में तो कोई है ही नहीं, वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगा, वेस्ट के डायरेक्शन में आपको मिलेगा। क्या अस्त होगा? तिथि। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ मंथ वाइज सेलेक्ट करो। सन को लेके आते हैं विशाखा पे, अनुराधा पे। आ गया। तो दिशा अस्त में लिखेंगे पश्चिम, वेस्ट। कब से हो रहा है? 20 नवंबर 2021 से लेकर के अगला 3 महीना। कौन सी तारीख है ये? 5 फरवरी 2022। यहाँ पे क्या अस्त होगा? तिथि, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है? तिथि है। ठीक है ना। उसके बाद अब देखो यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट अस्त हुए हैं, यहाँ पे भी 2 कॉन्सोनेंट अस्त हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ये भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिशा अस्त, वो है नॉर्थ। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर तिथि होगी अस्त तो बीमार पड़ सकता है ना, और नुकसान हो सकता है। लेकिन जब शरीर ही पीड़ित हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ
तो राशि और आपका नक्षत्र ये दोनों पीड़ित है और ये सबसे भयानक स्थिति है। तो ये इसको ज्यादा नोटिस में लेंगे और यहाँ से अगला 3 महीना बहुत खराब रहेगा इसका। दस मई है ना, 6 फरवरी से लेकर के 10 मई, ये हर साल का हो गया, क्योंकि सूर्य क्या है, प्रत्येक 300 साल में 1 सेकंड का डिफरेंस देता है ट्रांजिट में, समझ गए। अब ये हर साल का हो गया। अब आपके पास एक डेटा आ गया कि भाई ये आदमी, इसका दिशा जो है ना वो फलाने तारीख से फलाने तारीख तक अस्त रहेगा और इसमें ये चीजें अस्त हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना, जो नॉर्थ का लिखा था ना 6 फरवरी 2022 से लेकर के 10 मई 2022 वो लेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि कहां कहां पे इसका वेद पड़ रहा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसका बर्थ स्टार का जो वेद है वो लेंगे, पाइसेस का है वो लेंगे, और ये इसका जो वेद है वो लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये अस्त हुआ है और ये ज्यादा परेशान रहेगा। लेकिन साथ में इनका होता है तो भी परेशानी रहेगी, क्योंकि उसका तो बर्थ स्टार ही अस्त हो गया हुआ है ना। लेकिन जो अस्त कॉन्सोनेंट है वो ज्यादा पीड़ित होगा उदय के मुकाबले। अब आप इसको देखो, हमें क्या करना है, बहुत सिंपल से तरीके में सबसे पहले हम बर्थ स्टार का जो वेद है वो लेंगे कि कौन कौन सा प्लैनेट इसका वेद कर रहा है। ले आते हैं पीछे, कौन सा था, 6 फरवरी 2022 आ गया। अब आप देखो बर्थ स्टार को कौन वेद कर रहा है, मंगल और शुक्र। लेकिन यहाँ दशा में ना मंगल है ना शुक्र है, ठीक है। तो हम यहाँ पे और कौन सा प्लैनेट है जो कर सकता है, कोई फिलहाल नहीं करेगा, यही प्लैनेट कर सकते तो लेके आते हैं इनको, केतु शुक्र वेद कर रहा है और वो मंगल के साथ है ना। तो शुक्र और मंगल का वेद तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब आप वेद कर लीजिए, एक टाइप पे लिखिए वेदा, वीनस प्लस मार्स टू बर्थ स्टार। तारीख कौन सी ली हमने, 8 फरवरी। 8 फरवरी से शुरू होता है और यहाँ पे देखते जाना, ये अगर हट गया तो वो खत्म हो गया। फिर 9, 10, 11 तक है मोटा मोटी, आप पकड़ लो, या 12 के सुबह तक है, 12 फरवरी तक जो है वो बर्थ स्टार का वेद हो रहा है ना। अब क्या है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक तो चंद्रमा भी कर रहा है, लेकिन चंद्रमा का मान्य नहीं है क्योंकि चंद्रमा दशा में नहीं है। यहाँ देख सकते हो आप, ये सूर्य हटेगा तो चंद्रमा आएगा। और कौन सा प्लैनेट वेद कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे शुक्र हट गया तो कोई फर्क नहीं है, कोई वेद का मतलब नहीं बनता, है ना। तो आपको कितने दिन मिले, 8 से 11 फरवरी। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, आप वो भी ध्यान में रखो, आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा। हमने आपको बोला कि यहाँ पे शुक्र का वेद हो रहा है, लेकिन जब 2 प्लैनेट एक ही स्टार पे ट्रांजिट कर रहे हो, तो एक प्लैनेट अच्छा है एक प्लैनेट बुरा है। तो जब अच्छे प्लैनेट की बारी आती है ना तो वो बुरा रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाता है, और जब बुरे वाले की बारी आती है तो वो अच्छा इम्पैक्ट देता है, क्योंकि अच्छे वाले का रिजल्ट इसके अंदर आता है। मेरी बात नहीं समझ आई सर, नहीं आई सर। देखिए 2 प्लैनेट है, एक अच्छा एक बुरा है। तो सैटर्न और जुपिटर ले लो सर। चलो सैटर्न और जुपिटर ले लेते हैं। तो सैटर्न की दशा चल रही है और वो जुपिटर के साथ है, तो जुपिटर की जो अच्छाई है वो सैटर्न के अंदर दिखेगी, रिफ्लेक्ट होगी। और यदि जुपिटर चलेगा ऐसे में तो सैटर्न की बुराई उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इसमें भी जिसकी डिग्री कम होती है वही जीतता वो है जीतेगा। और उसी का रिफ्लेक्ट ज्यादा होता है।
यहाँ मंगल की कम है इसलिए मंगल का दिखेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको नोट करके रखनी है। कितना बल है ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जैसे मंगल और गुरु मित्र हैं, शुक्र शत्रु है, नैसर्गिक की बात हो रही है। तो जब कोई बेनिफिट प्लैनेट खुद की राशि है, खुद के नौमांश में होता है तो 100% बलवान होता है। जब वो मित्र में होता है तो 75% होता है, सम में होता है तो 50%, शत्रु में होता है तो केवल 25% बुरा होता है। लेकिन इसका उल्टा होता है बुरे प्लैनेट का। बुरा प्लैनेट जब खुद के राशि या नक्षत्र पे हो, नौमांश में हो, तो वो केवल और केवल जो है वो 25% ही अच्छा होता है। लेकिन जब वो सम में आता है तो 50% बुरा होता है। जब वो अपने मित्र में जाता है तो 75, और जब शत्रु में जाता है तो 100% बुरा होता है ना। तो ये पिछली बार मैंने आपको कराया था। तो ये आपको चीजें नोट करनी है। अब आप देखते चल के देखे जाओ, कहीं भी आपको वेदा ऐसा नहीं मिलेगा कि ताबड़तोड़ मिल रहा है और जल्दी जल्दी मिल रहा है। बच्चे 5 मिनट में से अब और आप लोग लेते चलो। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो जो राहु है, राहु का कहीं पे भी कोई भी इम्पैक्ट ऐसा नहीं है वेदन में जो बर्थ स्टार या कॉन्सोनेंट को लग रहा है। सैटर्न का देखो तो सैटर्न जो है वो यहाँ पे अभी क्या हो गया, फास्ट हो गया है और वो घनिष्ठा को वेद कर रहा है। तो घनिष्ठा में भी कहीं कोई कॉन्सोनेंट वगैरह नहीं है रास्ते में। आप इसको चलाते चलो। जुपिटर, जुपिटर में एक आ गया, ये पाइसेस का वेद कर रहा है ना। तो आप लिखो यहाँ पे जुपिटर की दशा आ गई। यहाँ पे कौन सी, सूक्ष्म और प्राणा, कब तक रहेगा वो आपको देख के चलना है। कहाँ से था, सॉरी, 17 फरवरी से है ना। 17 से कब तक रहेगा वो लिखना आपको, 17 फरवरी टू, क्योंकि ये बेनिफिक एस्पेक्ट है। ये 9 मार्च, ठीक है ना। तो अब नहीं, 9 मार्च क्यों, ये ऊपर आ गया ना, पीछे लीजिए। ये रहा 1 मार्च तक। ये आप प्रिडिक्शन मेरी यहाँ से भी निकाल सकते हो ना, तिथि का वेदन, ये अक्षर का वेदन, आप ये यहाँ से भी निकाल सकते हो जिसके पास मेरे सॉफ्टवेयर हैं। वो लिखा लिखा आ जाता है आपको, तो बहुत टाइम बचेगा आपका। लेकिन ये क्लू के लिए मैंने आपको मैनुअली जो है वो कराया है। तो आपका एक जो है ना वो जो राशि है उसका वेद जुपिटर से होने की वजह से जो समय अस्त चल रहा था, जो समय अस्त चल रहा था सूर्य की वजह से, तो ये थोड़ा सा उसको बल दे देगा, यानी कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट कम करेगा। क्यों, यहाँ पे जो गुरु है वो एक अच्छा प्लैनेट है, सौम्य ग्रह है, शुभ है, इसलिए उसको बल प्रदान करेगा और जो जितनी पीड़ा हो रही थी उस पीड़ा से वो बाहर निकालेगा। लेकिन यहाँ पे कोई मेलिफिक एस्पेक्ट तो हुआ नहीं है ना, कोई मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं हुआ। अगर सूर्य साथ में है तो सूर्य जो है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता। अगर यहाँ पे ये अस्त हुआ जुपिटर तो वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अस्त ग्रह अपना फल नहीं देते। ठीक है, अब आप लेके चलो, ऐसे ही आपको सारे के सारे निकालने हैं, A to Z। ठीक है ना। अभी तक यहाँ पे कोई भी न लत्ता, लत्ता भी निकालो, एस्पेक्ट एस्पेक्ट निकालना सीख लिया ना, और तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर कराएंगे तो सारा क्लास का टाइम ऐसे जाएगा। अब एक लत्ता चार्ट बनाओ आप, उत्तरा भाद्रपद से शुरू करो, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे आप 3 लाइनें बना लें तो आप देखोगे
के जो पुनर्वसु नक्षत्र है उस पे राहु और केतु लत्ता लगाते हैं, तो वहां पे तो है ही नहीं राहु केतु तो यहाँ पे। उसके बाद जो मृगशिरा है उसके ऊपर मरकरी लगाता है, हाँ तो मृगशिरा में तो मरकरी आया ही नहीं है, मरकरी तो अभी पीछे है इधर, ये रहा। सर 5वें पे वीनस लगाता है और हाँ जी। 7वें पे और जो वीनस है वो कृतिका में लगाता है, लेकिन वहाँ यहाँ पे वीनस नहीं है तो लत्ता भी नहीं लग रहा है। उसके बाद स्वाति के ऊपर में लगाता है 15वें नक्षत्र पे, ये यहाँ पे सूर्य, सन नहीं सूर्य भी नहीं नहीं है यहाँ पे। हाँ उसके बाद 19 पे यहाँ पे लगाता है शनि, यहाँ भी नहीं है। 20 पे चंद्रमा और 21 पे, तो लत्ता तो कहीं लगी नहीं रहा, कोई लत्ता नहीं लग रहा। उपग्रह ले लेते हैं, क्या कहीं से कोई उपग्रह का कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो जन्म के समय में सूर्य कहाँ पे है? ब्लू कलर में चेक करो, यहाँ आद्रा पे है ना। चौथा आद्रा, आद्रा से शुरू करेंगे। यहाँ हाँ 1 जी 2 3 4 5, तो मकर राशि सॉरी मघा नक्षत्र में, तो मघा में कोई नहीं है। 8 पे भी कुछ नहीं है। तो ये हो गया 5 6 7 और 8, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। 9 10 11 12 13 14, यहाँ भी नहीं है। 15 16 17 और 18 मरकरी है 18वें पे, है ना। मरकरी 18वें पे चल रहे हैं। तो मरकरी क्या है? एक सौम्य ग्रह है, यानी कि वो इम्पैक्ट देगा लेकिन बहुत ही कम देगा। उपग्रह लग रहा है, तो क्या मरकरी जब यहाँ पे है तो उसकी दशा है? बोला नहीं है, है ना। तो मरकरी की दशा कब आएगी? ऐसे आप पीछे चल के देखेंगे तब आपको दिखेगा। ये रहा, कब से कब है देख लेते हैं। 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक मरकरी जो है 18वें उपग्रह पे है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या कोई वेधन हो रहा है बर्थ स्टार का? तो चंद्रमा से हो रहा है, सौम्य ग्रह है, कोई ज्यादा मेलेफिक इम्पैक्ट आया ही नहीं यहाँ पे। तो जो साधारण आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका बर्थ स्टार और उसका राशि दोनों ही अस्त है, और जो उपग्रह लग रहा है वो 18वां उपग्रह लग रहा है। तो 18वें उपग्रह में क्या है? ऑल ऑफ सडन सेटबैक आता है, नुकसान हो जाएगा, व्यापारिक परेशानी होगी, तनाव हो जाएगा, लेकिन उसका लेवल कम है। क्यों? क्योंकि बर्थ स्टार का वेद नहीं हो रहा है। हाँ, वो डायरेक्शन